अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैथमेटिकली मेथड बाय एसएम यूसुफ इनकी बुक से एक्सरसाइज 10.8 के दो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इन दो क्वेश्चंस के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज 10.8 कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो चलिए आइए देखिए। पहले हम दो इक्वेशंस को लेकर चलते थे। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस का सिस्टम है, ठीक है। तो अब इनका हम जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। जनरल सोल्यूशन फाइंड करना मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की कीमत फाइंड करनी है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन फाइंड करना हमने। तो देखें, ये टी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, एक्स वाई और जी एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो इनका हम इनकी फॉर्म में हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो इनको इक्वेशंस का नाम दे दें। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 कह लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह लिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन को सादा सिंपल आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डी ओवर डी टी देखें ना कितना बड़ा लिखना, तो इसकी बजाय हम इसे एक सादा सा नाम दे देते हैं डी का। तो हम लेट कर लेते हैं डी किसके बराबर है, हम लेट कर लेते हैं डी बराबर है डी ओवर डी टी के। अब जहाँ कहीं भी डी ओवर डी टी यूज़ होता होगा वहाँ हम डी लिख देंगे। हैंस अब ये चीज़ हमारे पास बनेगी। देखें तो ये डी एक्स ओवर डी टी है ना, तो ये डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये -3y इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह ये वाली इक्वेशन हमारे पास बनेगी डी वाई और प्लस जी इक्वल टू 0 आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी क्या, डी जी और प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस बन गए। अब देखें कि इनको भी अगर आप लोगों ने नाम देने हैं तो नाम दे लें, यानी कि इसको नेम यानी कि 4 का नाम दे दें, इसको आप 5 का नाम दे दें, ठीक है। और इसको आप 6 का नाम दे दें। अब देखें, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डी वाई और जी है, यहाँ पे डी जी और वाई है। अपनी मर्जी, जिसको मर्जी जैसे मर्जी सोल्व करें। लेकिन आप चाहें तो ना कि यहाँ से वाई की कीमत निकाल लें या जी की कीमत निकाल लें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वाई को एलिमिनेट करके ना जी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। वाई को कैसे एलिमिनेट करूँगा, तो यहाँ पे देखें कि इसको पहले ना, ये जो इक्वेशन नंबर 6 जिसको हमने नाम दिया है, इसको 6 का नाम देने से पहले मैं वाई प्लस डी जी लिख लेता हूँ। वाई वाले पहले लिख लेता हूँ, बाद में दूसरी। तो ये अब इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस में से मैं y को एलिमिनेट करूंगा और g की वैल्यू निकालूंगा। देखें, इसके साथ ये y अकेला है, यहाँ पे dy है। तो इसको मैं y बनाने के लिए, यानी कि dy बनाने के लिए मैं यहाँ पे ऑपरेट करवा दूंगा। क्या ऑपरेट करवाऊंगा, d को ऑपरेट d, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग d को ऑपरेट करवाने से वी गेट, इससे हम क्या चीज़ हासिल करेंगे, वी गेट। तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी dy और ये हमारे पास बन जाएगा प्लस डी स्केयर वाई, डी स्केयर जी और इक्वल टू आ जाएगा 0 के, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। अब देखें, अब इसको इक्वेशन नंबर 6 का अब नाम देता हूँ। इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब आपकी मर्जी है 5 से 6 माइनस करें या 6 से 5 माइनस करें। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 6 में से मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ, कलर चेंज करके बताते हैं। तो इक्वेशन नंबर 6 में से मैं माइनस करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 5 को, ठीक है। तो जब ये माइनस करूँगा तो ये हमारे पास आएगा, इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास है डी वाई, हमारे पास इक्वेशन नंबर है डी वाई और प्लस डी स्केयर जी और इक्वल टू है 0 के। इसमें से मैं माइनस करूँगा इसको, तो ये आ जाएगा डी वाई और प्लस जी और इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। तो जब माइनस करूँगा तो देखें कि ये प्लस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये चीज़ें कैंसिल हो जाएगी आपस में। बाकी हमारे पास बचेगा डी स्केयर जी और माइनस जी और इक्वल टू 0। इन दोनों में से जी जो है वो साइड पे आ जाएगा। बाकी हमारे पास बचेगा डी स्केयर -1 और ये आ जाएगा जी और इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इसको भी चाहें तो आप इक्वेशन का नाम दे दें। तो इसको इक्वेशन नंबर 7 कह लेते हैं और इसकी आगे हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। एसोसिएटेड, ऑक्सिलरी या कैरेक्टरिस्टिक, जो भी इक्वेशन आप इसको कह सकते हैं। 10.1 वाले क्वेश्चन। तो ये हमारे पास बनेगा डी स्केयर -1 इक्वल टू 0। ये एसोसिएटेड इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में लिखें एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 7, एसोसिएटेड इक्वेशन बस लिख दे, बहुत है। एसोसिएटेड इक्वेशन आ गए हमारे पास ये वाले, ठीक है। अब यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी, डी स्केयर इज इक्वल 1 आ जाएगा और यहाँ से दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो +-1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी की ये वाली वैल्यू +-1। अब डी की इन वैल्यूज़ की बिना पे अब हम जी का जो है ना
वो आंसर लिखने लगे हैं। तो z इक्वल टू आ जाएगा, नॉन रिपीटेड रूट्स हैं तो आ जाएगा c1e⁻1t और प्लस c2e⁻−t -1t। ठीक है, तो ये हमारे पास z का आंसर आ गया है। लेकिन जी z का काम ख़त्म हो गया, अब हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, x और y को फाइंड करना है। अब ये आ गया हमारे पास z का आंसर। अब ये देखें, अब ये इक्वेशन नंबर जो 3 थी, आप 3 कह लें या फिर आप 3 कह लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को अब हम लेके चलेंगे। तो यहाँ से देखें कि dz/dt, dz/dt, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा d/dt और z की वैल्यू जो अभी अभी निकल के आई है कौन सी, ये नीचे लिखी हुई है c1e⁻t और c1e⁻t और प्लस c2e⁻−t। ठीक है, और प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये आ जाएगा c1e⁻t ही, इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये आ जाएगा c2e⁻−t ही, और पावर का डेरिवेटिव भी आता है आगे, मल्टीप्लाई होगा तो पावर -t है, -t का डेरिवेटिव -1 होगा तो ये -1 यहाँ पर लगा दिया, और प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें उधर जाएंगी तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू c2e⁻−t और ये माइनस हो जाएगा c1e⁻+t। ठीक है, e⁻+t। तो ये हमारे पास हमारा y का आंसर भी आ गया। अब x का आंसर भी आ गया है, y का आंसर भी आ गया है, अब y का आंसर भी आ गया, z का भी आंसर आ गया। अब हमने x का आंसर फाइंड करना है। तो चलिए आइए अब हम x का आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो x का आंसर फाइंड करते हैं। तो देखें, कलर चेंज कर लें। अब यहाँ पे हम x का आंसर फाइंड करने लगे, x का आंसर। ठीक है, तो x वाली इक्वेशन देखें, ना तो इसमें x है ना ही इसमें x है, इस वाली में x है, इस वाली में। ठीक है, तो dx/dt है ना, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 अब हम लिखने लगे हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है dx/dt और ये आ जाएगा -3y इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से देखें तो ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने से पहले हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा dx/dt, तो d जो है इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है तो हम सिंपली d लिख लेते हैं। ठीक है ना, dx और ये उधर जाके प्लस 3y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो अब हम y की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय c2e⁻−t और -c1e⁻t। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा c। अब यहाँ तक रहने दिया, अब इसको ना इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dx और किसके रिस्पेक्ट, dt के रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा dx/dt और यहाँ भी dt के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन और इक्वल टू 3, और यहाँ भी कांस्टेंट तो आ गया बाहर, यहाँ भी t के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन c2e⁻−t और -c1e⁻t और ये भी dt। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल हुई तो यहाँ पे आ जाएगा x और इक्वल टू, यहाँ से देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय c2 ही रहा और e⁻−t, और अगर देखें तो e⁻−t की इंटीग्रेशन होगी e⁻−t बटा -1, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस c1e⁻t और डिवाइडेड में 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, डेरिवेटिव 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसे मैं c3 का नाम ले लेता हूँ। ठीक है, c3 का नाम ले लिया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -3 मल्टीप्लाई बाय ये पहले c3 लिख लेता हूँ क्योंकि ये प्लस में है, तो प्लस c3 और -c2e⁻−t। ठीक है, और फिर आप प्लस -c1e⁻t लिख दें, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब अपनी मर्जी 3 से मल्टीप्लाई करें। अब ये जो प्लस वाली चीज़ें हैं ना, माइनस वाली चीज़ें आप इनको प्लस भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट में जज़ब हो जाएंगी। देखें ना, मैं चाहूँ तो मैं एक कैपिटल ए को नाम दे देता हूँ -c2 का, तो फिर मैं यहाँ प्लस ए लिख दूँगा। तो अपनी मर्जी है, कांस्टेंट जो है वो प्लस के साथ लिखें या नेगेटिव के साथ लिखें, वैसे आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा एस की वैल्यू आ गई। बुक के जवाब से इख्तिलाफ कर सकता है, यानी कि उसके जवाब चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट हो रहे हैं। बाकी आपने टी वाले फंक्शन देखने हैं, क्या वो बिल्कुल ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो कांस्टेंट का आप ना करिएगा, क्योंकि कांस्टेंट आप 3c3 को भी a लिख सकते हैं और -3c2 को आप b लिख सकते हैं और -3c1 को आप d लिख लें, जो मर्जी लिख लें। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, तो जिसमें हमने x, y और z की वैल्यूज़ फाइंड की थी। चलिए आइए अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। और अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, तो चलिए आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए जी अब जल्दी जल्दी करते हैं, लेंथी क्वेश्चन है। तो इक्वेशन नंबर हमने इसको 1 का नाम दिया, ज़्यादा कैलकुलेशन हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। तो देखें जी सबसे पहले क्वेश्चन लेंथी है, तो डी ओवर डी टी की जगह पे ना मैं तो डी लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें आप लेट, लेट हमने किया क्या, डी किसके इक्वल है, डी ओवर डी टी के, डी ओवर डी टी के। तो जब ये हमने लेट कर लिया तो फिर आगे हम आए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा इक्वेशन नंबर 1 बनेगी डी स्क्र एक्स और प्लस ये बन जाएगा डी वाई और ये बन जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। एक चीज़ तो हमारे पास ये बन गई। अब इसको देखें तो ये हमारे पास बनेगा, ये वाली चीज़ हमारे पास बनेगी 2 डी एक्स और प्लस डी जी है, डी जी बन जाएगा डी जी और माइनस एक्स और माइनस जी इक्वल टू आ जाएगा 0। अब आगे देखें, ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स और प्लस डी वाई और प्लस 3x और माइनस 4y और प्लस 3z और इक्वल टू आ जाएगा 0 के। लें जी हमारे पास 3 और इक्वेशंस इसी से हमने सिंपल फॉर्म में लिख ली। अब हम इनको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि इसमें आ रहा है हमारे पास एक्स वाई, ये तो पहले इसमें ना क्या करते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा डी एक्स, डी स्क्र एक्स और डी टू एक्स और यहाँ से देखें तो ये डी माइनस वाई 1 और ये आ जाएगा वाई, ठीक है। तो हमने वाई को साइड पे कर दिया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2d माइनस 1 और x को हमने साइड पे कर लिया, ठीक है, इन दोनों में से x। और यहाँ से देखें तो z साइड पे होता है तो हम इसे लिखेंगे d माइनस 1z, d माइनस 1z और इक्वल टू आ जाएगा 0। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास आएगा d प्लस 3 और x यानी कि पहली और तीसरी टर्म, ठीक है, मिलाई, यानी कि इन दोनों को हमने मिला लिया। और y वाली ये है तो ये हमारे पास आ जाएगी प्लस d माइनस 4 और ये साथ आ जाएगा y और प्लस 3z और इक्वल टू आ जाएगा 0 के। ठीक हो गया, यहाँ तक अब हम पहुँच गए। अब यहाँ से ना थोड़ा सा आप गौर करें तो ये हमारे पास एक्स वाई में आ रही है, ये हमारे पास एक्स जी में आ रही है और ये हमारे पास एक्स वाई जी तीनों में आ रही है। अब यहाँ से ना यहाँ से सेम एक्स एक्स आ रहा है, यानी कि देखें ये एक्स वाई है और ये एक्स जी है। इन दोनों में से अगर मैं एक्स को एलिमिनेट कर दूँ, एक्स को ख़त्म कर दूँ, ठीक है, वाई को तो ख़त्म नहीं कर सकता क्योंकि वाई तो फिर यहाँ भी होना चाहिए था, तक फिर मैं कोफिशिएंट सेम करके फिर कैंसिल आउट वगैरह कर देता। अब यहाँ से जी को भी नहीं ख़त्म कर सकता, क्यों, क्योंकि फिर यहाँ भी जी होना चाहिए था। तो अगर मैं इन पहली दो को उठा के चलूँ ना तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स को ही ख़त्म कर सकता हूँ और किसी को नहीं, ठीक है। तो एक्स को अगर ख़त्म कर दिया तो बाकी चीज़ मेरी वाई और जी में बच जाएगी, बाकी किस में बच जाएगी, वाई और जी की। फिर मुझे इन दो इक्वेशंस को साथ लेके चलना पड़ेगा और इनमें से या मैं वाई को ख़त्म कर सकता हूँ या जी को, क्योंकि इस इक्वेशन में भी वाई जी है, इस इक्वेशन में भी वाई जी होगा, ठीक है ना, इसमें एक्स भी है, वाई भी है, जी भी है। तो अब इन दोनों में से या मैं एक्स को ख़त्म या मैं वाई को ख़त्म कर सकता हूँ या जी को। अगर मैं वाई को ख़त्म कर दूंगा तो बाकी बचेगा एक्स जी और अगर मैं जी को ख़त्म करूंगा बाकी बचेगी एक्स वाई में इक्वेशन, ठीक है। तो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई दोबारा इनको सोल्व करके मैं एक को एलिमिनेट करके दूसरी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ये एक्स जी और ये एक्स जी दोबारा इन दोनों में से एक को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो ये इस तरह प्रोसीजर चलेगा अगर आप इस तरीके से लेके चलना चाहें, ठीक है। अगर पहले वाली दो को सिलेक्ट करेंगे ना तो इसमें से एक्स को तो नहीं ख़त्म, एक्स को ही ख़त्म कर सकता हूँ, ना वाई को ख़त्म कर सकता हूँ इन दोनों में, ना जी को। तो अगर एक्स खत्म कर दूंगा बाकी वाई जी वाली बच जाएगी। फिर पहली और तीसरी इक्वेशन को मैं लेके चलूंगा, यानी कि इन दो इक्वेशंस को। जब इन दो को लेके चलूंगा तो एक्स तो ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि एक्स एक में आ रहा है, या वाई हो सकता है ख़त्म या जी। अगर वाई ख़त्म कर दूंगा तो वो एक्स जी में आ जाएगी इक्वेशन और अगर मैं जी ख़त्म कर दूंगा एक्स वाई में आ जाएगी। अगर मैंने वाई ख़त्म कर दिया है तो फिर मुझे पहली वाली के साथ यानी कि इस वाली के साथ ये वाली इक्वेशन लेके चलना पड़ेगी। तो इसमें एक्स जी भी है, इसमें भी एक्स जी है, तो दो इक्वेशंस मैं फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं एक्स निकालूंगा या जी, एक को एलिमिनेट करके। अब अगर मैंने जी को एलिमिनेट करके एक्स वाई आ गया तो फिर ये पहली इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करूंगा इस वाली के साथ और फिर या एक्स फाइंड कर लूँगा या वाई। अगर एक्स फाइंड करना है तो वाई को एलिमिनेट, अगर वाई फाइंड करना है तो एक्स को एलिमिनेट। ये मैंने आपको एक प्रोसीजर समझा दिया, अब जिस तरह मर्जी आप लोग कर सकते हैं। अब चलिए आइए हम लेकिन सबसे सिंपल तरीका देखते हैं जो कि हमें आसान लगता है, यानी कि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन कहाँ हम करते रहेंगे। तो क्वेश्चन को हम छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं।
अब देखें हम क्या करते हैं, हम ये वाला जुगाड़ लगाते हैं। देखें कि पहले हम रेज़र थोड़ी सी छोटी कर लें, इतनी बहुत है, ठीक है। हम ये करते हैं कि देखें इसमें एक्स जी भी आ रहा है, इसमें एक्स वाई जी आ रहा है, इसमें एक्स जी आ रहा है, इसमें एक्स वाई जी आ रहा है, और इसमें हमारे पास एक्स वाई ही आ रहा है। जो मैंने आपको पहले प्रोसीजर बताया वो इन दोनों के लिए था। तो इन दोनों में देखें एक ही कॉमन चीज़ आ रही है, वो क्या है, एक्स है। लेकिन अब जो हम करेंगे ना वो तरीका इस तरह होगा, या आप पहली वाले के साथ यानी कि पहली के साथ एंड वाली लेके चलें, ठीक है, तीसरे के साथ पहली, तो इसमें दो दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, एक्स वाई, या आप इनको छोड़ के ना आप दूसरी और तीसरी को लेके चले इनको, इसमें भी दो दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, एक्स जी, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी लेके चले। मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को लेके चलूँगा, यानी कि मैं इन दो को लेके चलूँगा, एक इसको और एक इसको। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि इसमें भी एक्स जी आ रहा है, इसमें भी एक्स जी आ रहा है। तो मैं एक्स वाई जी आ रहा है ना, तो एक्स जी की बात करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो या मैं एक्स को एलिमिनेट करके वाई वाले में ले आऊँगा, या वाई को एलिमिनेट करके एक्स वाले में ले आऊँगा, तो अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी करें, ठीक है। अब देखें तो इन दोनों में से मैं जी को एलिमिनेट करने लगा हूँ। तो चलिए आइए देखें, जी को एलिमिनेट करने लगा हूँ। तो जी को जब एलिमिनेट करूँगा तो कैसे एलिमिनेशन होगी, देखें। तो जी का यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा। यहाँ पे मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाइंग बाय 3, मल्टीप्लाइंग बाय 3। जब 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, देखें। जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2d और -1, और ये आ जाएगा 7x। और यहाँ पे आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 मल्टीप्लाई बाय d -1, और साथ आ जाएगा z और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो 3 और d -1 भी है, तो d -1 बनाने के लिए इस इक्वेशन पे मैं ऑपरेट करवा दूंगा d -1 को, ऑपरेटिंग d -1, ऑपरेटिंग d-1, इस पे मैं d-1 को ऑपरेट करवा दूंगा, ठीक है। वी गेट, देखें यहाँ से, तो ये हमारे पास बन जाएगा d-1 और d+3, d-1 और d+3। और यहाँ से अगर आप देखें, और ये हमारे पास आ जाएगा d-1 और d-4, और साथ आ जाएगा y, ठीक है। और यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स d-1, और साथ आ जाएगा z और इक्वल टू 0, साथ आ जाएगा z और इक्वल टू 0, ठीक है। और z और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ, कौन सा इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन को नाम दे देता हूँ 4, इसको इक्वेशन को नाम दे देता हूँ 5, और इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ 6, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपनी मर्जी 5 से 6 माइनस करूँ या 6 से 5 माइनस करूँ। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं वाई वाली, तो मैं 6 में से 5 माइनस कर देता हूँ। तो देखें मैं इक्वेशन नंबर 6 में से 5 को माइनस करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वेशन नंबर 6 और माइनस इक्वेशन नंबर 5। तो जब माइनस करूँगा तो ये हमारे पास आएगा, देखें कि हम दोबारा ना इनको उठा के यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये देखें डायरेक्ट ही हम इसको उठाते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास, एक मिनट, नहीं सही उठाया गया दोबारा। तो ये यहाँ से ये आ गया, यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी, और ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा पेस्ट, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारे इक्वेशन नंबर 5 आ गई, और इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 5 को उठाते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी, ठीक है। इसको भी करते हैं, नहीं सही उठाया गया, ऊपर से देखें तो ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया कॉपी और ये हो गया पेस्ट। तो ये हमने दो इक्वेशंस उठा ली। हाँ यहाँ पर ठीक है, ठीक है। अब देखें इनको प्लस माइनस करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब इनको माइनस करूँगा तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास प्लस का है तो ये माइनस का आ जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का आ जाएगा। तो देखें कि ये वाली चीज़ तो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास बचेगा d-1 और ये हमारे पास d+3 और साथ आ जाएगा x, और ये वाली चीज़ अब लिखने लगा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3 और 2d-1, और ये आ जाएगा साथ x, और प्लस आ जाएगा, अब ये वाली ऊपर वाली लिखने लगा हूँ जो बची है। तो ये हमारे पास आ जाएगा d-1, और ये हमारे पास आ जाएगा d-4 और साथ आ जाएगा y और इक्वल टू 0 के।
अब यहाँ से देखें इनको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा डी स्क्र और प्लस 3d और माइनस डी और माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये -3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -6d हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, और सभी में से x मैंने कॉमन ले लिया, साइड पे आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास, इसको देखें अगर तो ये हमारे पास इस तरह ही रहने देता हूँ d-1 और d-4 और ये साथ आ जाएगा हमारे पास y और इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ से देखें तो ये हमारे पास बनेगा डी स्क्र, ठीक है, डी स्क्र। और आप आगे देखें कि ये 2d बन जाएगा इन दोनों की वजह से 2d, और 2d और -6 -4d बन जाएगा -4d, और ये -3 और +3 कैंसिल आउट हो गए, तो बाकी हमारे पास सिर्फ बचा x, और ये हमारे पास आ जाएगा d-1 और ये हमारे पास आ जाएगा d-4y, d-4 और y इक्वल टू 0। अब हम ना साइड पे इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा d यहाँ से कॉमन आ गया, बाकी बचा d-4 और यहाँ से आ गया x, d-4 यहाँ से आ गया x और प्लस ये बचा d-1 और यहाँ से हमारे पास आ गया d-4 और y और इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब ये देखें, इसको एक न्यू इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 7 आ गई हमारे पास। अब ये एक्स वाई में बन गई है। अब ये चीज़ में हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास है एक्स वाई में ही है। अब यहाँ पे देखें तो अगर हमने ये वाली इक्वेशन को अब मैं उठा के लाता हूँ, ये देखें ये वाली इक्वेशन को अब मैं यहाँ पे उठा के लाता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 को, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब देखें कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, d-4 है और d-1 है, d-4 है और d-1 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, d-1 नहीं है, तो d-4 भी आना चाहिए, तो इसके लिए मैंने इस पर ऑपरेट कर दिया क्या, d-4 को, ऑपरेटिंग d-4, ऑपरेटिंग d-4, और वो जब d-4 को ऑपरेट करवाऊँगा तो मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट ही, तो ये आ जाएगा डी स्क्र और d-4, ठीक है, और साथ आ जाएगा मेरे x और प्लस ये आ जाएगा d-1 और d-4, d-1 और d-4 और ये साथ आ जाएगा y और इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास, माइनस करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। और यहाँ से अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास बनेगा d और d-4 तो कॉमन आ रहा है इसमें, पहले लिख ही लेता हूँ, देखें d-4 और ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा माइनस डी स्क्र और d-4 और इक्वल टू आ जाएगा 0 के। यहाँ से देखें अगर तो d-4 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा -d और ये इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास बना d और d-4 और 1 -d और 1 -d और x इक्वल टू 0। अब इसको एक अलग इक्वेशन का नाम दे दें, ये इक्वेशन नंबर 8 बन गई, ठीक है। अब इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हम बनाएंगे तो आएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, एसोसिएटेड लिख लेता हूँ, ठीक है। डिफरेंट नाम है, सबसे सादा सा नाम लिख लेता हूँ, एसोसिएटेड इक्वेशन जो इसकी बनेगी, एसोसिएटेड इक्वेशन जो इसकी बनेगी वो हमारे पास आ जाएगी क्या कि d मल्टीप्लाई बाय d-4 और 1 -d इक्वल टू 0। यहाँ से 3 फैक्टर 0 के इक्वल है, या पहला फैक्टर 0 के इक्वल या दूसरा या तीसरा, तो यहाँ से एक d की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक ये -4 वाले को 0 के इक्वल रखेंगे तो 4 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये 1 -d इक्वल टू 0 रखेंगे तो d उधर जाकर प्लस का, तो 1 की वैल्यू d के बराबर यानी कि d 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कीमतें हैं, इन 3 कीमतों की बिना पे हम इसका सोल्यूशन लिखने लगे हैं। तो ये x वाली है ना, तो x वाले का सोल्यूशन हमारे पास आएगा, x का हमारे पास आएगा c1 e की पावर 0t प्लस c2 e की पावर 4t और प्लस c3 e की पावर t, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर 0 1 होती है, किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है वो 1 होगी, तो ये आ जाएगा c1 प्लस c2 e की पावर 4t और ये प्लस आ जाएगा c3 e की पावर 3t आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, x की, ये हमारे पास x की वैल्यू निकल गई। अब हम y और z की फाइंड करेंगे, हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, बस सादा सी बात है, सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। देखें जी, अब ये देखें कि अब इसमें मेरे पास अब और इक्वेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एक्स वाई में इक्वेशन बन के आई थी, कौन सी एक्स वाई में एक इक्वेशन बन के आई थी, नहीं एक्स जी में थी, ठीक है, एक्स जी वाली थी, एक्स वाई वाली कोई नहीं बनी है, ये वाली एक्स वाई है, कौन सी, ये वाली एक एक्स वाई वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन नंबर 4 को हम यहाँ से उठाते हैं
यानी कि ये जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 है, इस इक्वेशन नंबर 4 को हम यहाँ से उठाएंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 4 यहाँ से हमने उठाई, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ गई है। अब देखें, अब इसमें अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये हमारे पास आएगा, देखें इक्वल टू, कहाँ गया ये, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ से d-1 वाई इज इक्वल टू d-1 वाई इज इक्वल टू माइनस डी स्केयर एक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो चीज़ इस तरफ आके माइनस की होगी। अब डी स्केयर d2x फाइंड करना है, तो d का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा। पहली दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा तो dx आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा c1 का डेरिवेटिव 0 कॉन्स्टेंट है, बाकी आ जाएगा 4c2 e की पावर 4t। ठीक है, और ये कैसे आया, c2 कॉन्स्टेंट है वैसे के वैसे, ई रेस्ट पावर 4t का डेरिवेटिव यही, और जो पावर का होता है ना उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये देखें प्लस c3 वैसे का वैसे ही, ई रेस्ट पावर माइनस c वैसे का वैसे ही, पावर का डेरिवेटिव -1 आएगा, तो ये हमारे पास माइनस आ गया, ये dx आ गया। और दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा c2 e की पावर 4t वैसे ही, और साथ 4 भी वैसे ही। तो जब पावर का डेरिवेटिव आएगा तो 4 मल्टीप्लाई होगा, साथ साथ 4 4 बार 16, ये 16 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और क्योंकि ये देखें ना, c3 e की पावर -t, ये डेरिवेटिव यहाँ तक वैसे ही आ गया। पावर का डेरिवेटिव लूँगा तो -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास आ जाएगा d-1 मल्टीप्लाई बाय वाई, और इक्वल टू किसके आ जाएगा, -16, वैल्यू पुट कर देना, 16 c2 e रेस्ट पावर 4t, और ये आ जाएगा -c3 e रेस्ट पावर -t हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखें, तो इसके लिए हम, ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया 10 पॉइंट कितने वाला, 10.2 वाला, नॉन होमोजीनियस वाला। ठीक है, तो इसको हम एक अलग इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 9 का। तो इसकी हम अब एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले। तो एसोसिएटेड इक्वेशन जो इसकी बनेगी, तो एसोसिएटेड इक्वेशन अब इसकी लिखने लगा हूँ, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास आएगी क्या, ये डी वाला फंक्शन d-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से d की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ से y का जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आएगा ना, वाई सी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, वो पहले 3 तक चले गए हैं, अब c4 और e की पावर 1t आ जाएगी। ठीक हो गया, e की पावर 1t, c4 और e की पावर 1t। ठीक है, अब इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालने के लिए देखें तो y किसके बराबर आ जाएगा, इस ये -16 c2 और e की पावर 4t, इसके बटे में d-1 लहदा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। ठीक है, d-1, और ये -c3 e रेस्ट पावर -t, इसके बटे में d-1 लहदा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो पहले जब देखें तो e की पावर कितनी है, 4t है ना, तो 4 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 16 c3 और e की पावर 4t, तो d की जगह आ जाएगा 4, तो d की जगह 4 रखूँगा तो 4 में से 1 माइनस किया 3 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा c3 और e रेस्ट पावर -t, यहाँ पे हम d की जगह पे -1 पुट करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। तो यहाँ पे ना एक मिस्टेक ये है कि ये माइनस नहीं था लिखा, ये पूरा t लिखा हुआ था, ये वाला पूरा t। ठीक है, तो इस वजह से ये भी चीज़ प्लस में रहेगी और ये प्लस t ही रहेगा, इस वजह से ये भी चीज़ प्लस में रहेगी, ये भी प्लस t ही रहेगा, और ये हमसे एक मिस्टेक हो गई थी, ये भी पूरा t ही रहेगा, और यहाँ भी हमारे पास अब माइनस होगा। ठीक है, और ये हमारे पास पूरा t है। ठीक है, जब हम 1 पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास 0 बनेगा, यानी कि 1 - 1 यहाँ पे 0 बनता है, यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, 0। तो बटे में तो 0 नहीं आ सकता क्योंकि ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव ले लेते होते हैं। तो डेरिवेटिव ले लेते होते हैं बटे वाले का, और साथ t लगा देते हैं, साथ हमने t लगा दिया, बटे वाले का डेरिवेटिव लिया, d का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा yp की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, yp पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा -16/3, और ये क्या है, c2 है, c2 e रेस्ट पावर 4t, और ये हमारे पास आ जाएगा -c3 t e की पावर -t। अब ये हमारे पास yp का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास yp का आंसर आ गया है। ठीक है, अब देखें, अब हम x y की वैल्यू आ गई, अब z की फाइंड करनी है, तो z की फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 भी उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें x y आ रहा है तो हमें x वैल्यू की वैल्यू पता है, और हम चाहें तो ये भी उठा सकते हैं, इसमें x z आ रहा है, हमें x की वैल्यू पता है, हम z की ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो हम कोई सिंपल सी उठा के देखते हैं, कोई अगर कोई सिंपल सी है तो ये वाली सिंपल है, ये वाली ही, यानी कि अब इससे ज़्यादा सिंपल कोई नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन सिंपल है, ये वाली इक्वेशन सिंपल है। ठीक है ना, इसको उठाते हैं और अब यहाँ पे हम लिखते हैं
तो ये हमारे पास आ जाएगा, कौन सी इक्वेशन थी, हम उठा के ले आते हैं इसको, ये वाली इक्वेशन है, देखिए 1 मिनट, कहाँ से उठानी है, ये लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा कॉपी, और यहाँ पे हम इसको उठा के ले आएंगे, ये आ जाएगा पेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ये वाली। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं सिंपली, और कुछ नहीं करना हमने। तो 2 मल्टीप्लाई बाय डी जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी एक्स की वैल्यू, डी एक्स की वैल्यू तो सबसे पहले ना हम बाकियों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा D-1 और z, ठीक है, और D-1 z, और बाकी x उधर जाकर प्लस का हो गया, और ये -2dx हो गया, ठीक है। अब x की जगह पे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कौन सी है, x की वैल्यू ये वाली है, c1 प्लस c1 प्लस c2 e की पावर 40 और प्लस c3 और e की पावर t, जो कि हमें गलती लग रही थी -t की, ठीक है, और -2, और इसकी dx की वैल्यू कौन सी है, ये ऊपर वाली है। तो इसको भी हम यहाँ से उठाते हैं, ये हमारे पास किसकी है, dx की वैल्यू है, ठीक है। तो dx की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, ठीक हो गया। और ये इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब ये देखें कि ये हमारे पास D-1 z इक्वल आ जाएगा, D-1 z जो है, एक मिनट, D-1 z जो है ये इक्वल आ जाएगा किसके, c1 और प्लस c2 e रेज टू पावर 40 और प्लस c3 e की पावर t, और ये बन जाएगा -8 c2 e की पावर 40 और -2 c3 और e की पावर t आ जाएगा। और यहाँ से देखें तो ये हमारे पास बनेगा c1 वाला और कौन सा है, कोई भी नहीं, तो ये c1 वैसे का वैसे ही, और ये +1 है और ये -8 है, तो हमारे पास -7 बन जाएगा। तो -7 c2 e की पावर 40, और ये +1 है और ये -2 है, तो ये -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा -1 c3 और e की रेस्ट पावर t, ठीक है। और इस तरफ आ जाएगा हमारे पास D-1 और मल्टीप्लाई बाय z, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब इसको इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे देते हैं। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर और कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन, ठीक है। देखें सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बनाते हैं। तो ऑक्सिलरी यानी कि एसोसिएट या करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी, एसोसिएटेड इक्वेशन, तो एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी आ जाएगी, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी D-1 और इक्वल टू 0, यहाँ से d की वैल्यू आ गई 1। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास आ गया GC इज इक्वल टू, अब C4 तक चले गई थी हमारे, अब इसको C5 का नाम दे देते हैं, C5 e रेज़्ड पावर t, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ से देखें आगे हम कम्प्लीमेंट्री पे वहाँ पे चलते हैं पर्टिकुलर पे, तो ये आ जाएगा GP इज इक्वल टू, अब C1, ये C1 है, तो C1 इसके नीचे वो इधर आकर डिवाइड हो गया D-1, तो ये आ जाएगा D-1 इसके नीचे लैदा डिवाइड हो जाएगा, और -7 c2 e रेज़ टू पावर 40 जो है इसके बटे में D-1 लैदा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और -c3 और e रेज़ टू पावर t इसके बटे में D-1 लैदा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो यहाँ पे e की पावर ऊपर ना 0 है, e की पावर क्या है 0t है, ठीक है, e की पावर 0 जो है 1 होता है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा C1 और डिवाइड में d की जगह पे 0 रखते हैं तो 0-1 आ जाएगा, ठीक है, -7 और ये आ जाएगा C2 e की पावर 40 और d की जगह पे 4 रखते हैं तो ये आ जाएगा 4-1, क्योंकि पावर में 4 है ना, तो ये -c3 और e रेज़्ड पावर t और डिवाइड में हम 1 रख देंगे तो 1-1 0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसके बेहतरीन हाल के लिए नीचे हम डेरिवेटिव ले लेंगे और ऊपर t लगा देंगे, t लगा दिया, नीचे हम डेरिवेटिव लेंगे तो t का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, और d का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ये -c1 आ जाएगा और ये बन जाएगा -7/3, ठीक है, c2 e की पावर 40 और ये बन जाएगा हमारे पास -c3t e रेज़ टू पावर t बन जाएगा, और ये हमारे पास GP की वैल्यू आ गई है। अब अगर हम G का पूरा लिखना चाहते हैं सोल्यूशन, तो जो कि GC प्लस GP होता है, तो GC प्लस GP, ठीक है, यानी कि कम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर, तो ये हमारे पास आ जाएगा C रेज़ टू पावर 5 और e रेज़ टू पावर t और -c1 और -7/3 और c2 e रेज़ टू पावर 40 और ये हमारे पास आ जाएगा -c3
और टी ई रेज़ टू पावर टी, और ये किसका आंसर आ गया, जी का हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब बुक के पीछे जो भी आंसर होगा ना, तो ये कांस्टेंट की अगर कोई गलती हुई ना तो वो गलती नहीं होती है। यानी कि देखें ना कि अगर फ़र्ज़ किया ये -7/3 C2 भी लिखा है ना, इसको मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -7 बी लिख दूँ। मैं कहूँगा कि बी किसके बराबर है, बी इक्वल है हमारे पास 1/3 C2 के। आप इसे चाहें तो आप इसे 7/3 सी भी लिख सकते हैं। आप इसको चाहें तो जैसे मर्जी लिखें ना, ये कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड सब हो के तो बड़े कांस्टेंट बन जाएगा। तो कांस्टेंट के अलावा जो 7 फंक्शन यूज़ हो रहे हैं ना, उनकी गलती नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर ये टी लिखा है ना, तो टी यहाँ पे ना हुआ किसी में, यानी कि बुक वाले, तो फिर ये हमारा क्वेश्चन गलत होगा। लेकिन उसकी वजह से नहीं, कांस्टेंट की वजह से नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया, एक्स का। और हाँ, ये एक्स का आ गया, ये हमारे पास वाई का आ गया। और नहीं, बल्कि ये वाई का नहीं आया है, ये हमारे पास सिर्फ और वाई पी आया था। ठीक है, तो वाई का पूरा आंसर निकालने के लिए वाई सी प्लस वाई पी करेंगे, तो वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी करेंगे, तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा C4e⁻t, और ये -16/3, और C2e⁻4t, और ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा -C3 और t और e⁻t। ये हमारे पास y का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास y का आंसर आ गया, और इसके अलावा ये हमारे पास जी का आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। तो ये हमारा लेंथी सा एक क्वेश्चन था। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।